हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडीज वेरी वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पहले ही चैप्टर का, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस की थी, ताकि आपको कुछ चीज़ों का आइडिया रहे। जैसे कि देखिए, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास देख ली है, उसमें बहुत सारी हमने टर्म्स यूज़ की थी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। तो आप ध्यान देना, ये सारे ना जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में देखो, चैप्टर नंबर 2 में ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में कंसिडरेशन पढ़ेंगे। जो हमने फर्स्ट क्लास में वैलिडिटी में पढ़ा था ना, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कि पार्टी को काम करने के लिए उन कैपेबल भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ना एक सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर से हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स का पॉइंट्स के ऊपर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सर ये क्या बता रहे हो, आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए कि एक पूरी फर्स्ट यूनिट जो है वो, अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है, उसी के बेस पे वो चैप्टर खुलते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास में हमने एक रेफरेंस पढ़ा था ऑफर और एक्सेप्टेंस का, ठीक है, याद है, जो हमने गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल लिया था कि आपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज, अपनी फ्रेंड को प्रपोज किया और उसने हाँ कर दिया एंड ऑल दैट। वो हमने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा था एक लाइन में। उसके ऊपर देखो अगला का पूरा चैप्टर है। हमने पढ़ा था कि प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। देखो एग्रीमेंट, उस कंसिडरेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुआ हमारा यहाँ पे, कि जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा उसके ऊपर हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पूरे के पूरे छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज वैसे ही मुझे आपको बतानी थी, प्रैक्टिकली मेरे दिमाग में आया अभी, जैसे मैं छोटे मोटे चीजें मैं आपके अपडेट कर रहा था नोट्स में, तब ऐसे एक प्रैक्टिकल चीजें, क्योंकि आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है इसलिए मैं बता रहा हूं। आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन जी पोलियो की ऐड करने के लिए 1 रुपया लेते हैं, शायद सुना हो। ये नहीं सुना तो सुना होगा कि जो एक मूवी आई थी ना जैकी जानकी की, कौन सी मूवी थी वो, द कराटे किड, फर्स्ट वाली, जिसमें वो विल स्मिथ का बेटा होता है, जेडन स्मिथ शायद। उसने उस मूवी के लिए भी जो जैकी जैन है, उन्होंने $1 ही लिया था शायद। आप सोच रहे हो सर, इनको $1 या फिर 1 रुपया लेने की भी क्या जरूरत है, इनको अगर काम करना है, अच्छा काम करना है, तो ये फ्री में ही क्यों नहीं करते थे। ये $1 का क्या पंगा है। वो इसीलिए जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना दोस्तों, उसमें अगर वो कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है, देखो ग्राफ में देखो, अगर ये कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट यानी वो अग्रीमेंट वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा तो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद तो दूर की बात है, वो अग्रीमेंट ही नहीं माना जाता। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, 1 रुपया 2 रुपये ये एक फिगर डाल के चलते हैं। सर इसका क्या रेलेवेंस है, इसका रेलेवेंस ये है कि आपकी नॉलेज के लिए है, आपको थोड़ा बहुत जो वर्ल्ड में चल रहा है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट वो पता होगा तो एक अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी किस बेसिस पे आप टाइप देख रहे हो। आप उनकी एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे टाइप देख रहे हो, या एनफोर्सिबिलिटी या वैलिडिटी, कोई भी वर्ड आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखे हैं अभी आपके स्टार्ट करने से पहले। ये आपकी क्रिएशन, वो कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे, उसके बेस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, फाउंडेशन। या फिर तीसरा क्या है आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कैसे होगा, या परफॉर्मेंस, इन दोनों कोई भी वर्ड आ सकता है। इनके बेस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी टाइप्स भी इन चीजों के बेस पे होंगी तीनों, ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी के बेस पे, एग्जीक्यूशन के बेस पे और क्रिएशन के बेस पे। सर समझ नहीं आया सर, समझो दोबारा। ऐसी एक एग्जांपल लेता हूं जो आपको समझ आएगा। मान लीजिए आपको मोबाइल लेना है, तो अलग अलग तरीके के मोबाइल हैं, ठीक है। अब किसी को चाहिए गेम खेलने के लिए मोबाइल, तो क्या देखेगा कि गेम खेलने वाले कौन से मोबाइल बढ़िया हैं। किसी को देखना है कैमरे वाला मोबाइल, तो क्या देखेगा, कैमरे वाले मोबाइल कौन से बढ़िया, वो उनको सर्च करेगा। किसी को देखने हैं, मान लीजिए अच्छा दिखने वाला, महंगा, तो वो महंगे वाली कैटेगरी देखेगा। तो हमने 3 क्या देख लिए, बेस देख लिए। लेना तो आपको मोबाइल ही है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ रहे हैं ना। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
हम पढ़ तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहे हैं, लेकिन किसके बेस पे? तो पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे या फिर वैलिडिटी के बेस पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, बस वो पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो पेपर में गलती से आ गया कि नहीं, हमें सारे कॉन्ट्रैक्ट मत बताओ, आप हमें जो वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है ना वो लिख के दो, तब आप क्या करोगे? आपको तो बेस तो पता ही नहीं कि किस किस बेसिस पे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला वो वाले कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जो कि बेस्ड होना इन्फोर्सेबिलिटी के या वैलिडिटी के बेस पे। समझते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनका बेस ये क्यों रखा गया, वैलिडिटी क्यों रखा गया। पहला, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो सेटिस्फाई करते हैं सारी कंडीशन जो प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। सर सारी कंडीशन क्या? याद करो बच्चों, आपने पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो ये सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, वो कहलाए जाएंगे आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा, इतनी सी बात है। अगला, वॉइड अग्रीमेंट। देखो वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, और आगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर यहाँ पे टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल है, आपको समझने में, आपको कल को याद रखने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कई जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होगा, किसी बुक में वॉइड अग्रीमेंट दे भी नहीं रखा होगा, किसी किसी बुक में, और कई लोगों ने इसे कवर भी नहीं कराया होगा, पर हम कवर करके चलेंगे। देखिए सबसे पहले वॉइड अग्रीमेंट, अब ध्यान देना एक चीज को, एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। सर क्या बात कर रहे हो आप, आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। एनफोर्सिएबिलिटी की कंडीशन तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए होती है। आपने हमें लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? अग्रीमेंट तो इन दोनों चीज को मिलकर ही बन गया, एनफोर्सिबिलिटी अगर डाल देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सर तो यहां पे एनफोर्सिबिलिटी की बात क्यों कर रहा है? अच्छा मेरे को एक वर्ड तो बताना भूल ही गया मैं, वॉइड क्या होता है? वॉइड मतलब होता है जिसको डिनाई कर दिया गया हो, या फिर जो अमान्य हो, जो इनवैलिड हो। इसका आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे शायद इनवैलिड मिलेगा आपको, यानी जो अमान्य हो, इनवैलिड हो। अग्रीमेंट ही कभी इनवैलिड हो जाएगा, ये बताया गया यहां पे। ठीक है, वॉइड का मतलब हिंदी में बता रहा हूं अमान्य, जो इनवैलिड है इंग्लिश में। पहले पूरा पढ़ता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिर वापस एग्जांपल समझेंगे। सच एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो। एक नया वर्ड आ गया सर, वॉइड एब इनिशियो क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है, शायद लैटिन या फ्रेंच वर्ड है। वॉइड यानी गलत है, वॉइड मतलब गलत होना, एक तरह से हो गया ना। एब इनिशियो यानी स्टार्टिंग से, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से ही जो कि वॉइड है, जब वो बना होगा तभी से वॉइड होगा। यानी एक बताओ, अग्रीमेंट बनने में हमें ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, इनमें से ही कोई ना कोई चीज गलत है, इनमें से ही कोई ना कोई चीज अनइन्फोर्सिएबल है, तब माना जाएगा वो वॉइड अग्रीमेंट। अभी देखो एग्जांपल पढ़ता तो समझ में आ जाएगा। यानी वो अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही, यानी वॉइड एब इनिशियो है, यानी स्टार्टिंग से ही गलत है, उन्हें बोला जाएगा आपका वॉइड अग्रीमेंट। एग्जांपल, एन एग्रीमेंट विद माइनर or a person with unsound mind is void ab initio because the minor and unsound mind is incompetent to contract. Thus void agreement never mature into contract. क्या बोल दिया सर इसने? देखो वो अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही, अग्रीमेंट से पहले जो स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में, इसमें क्या एग्जांपल पढ़ा हमने? माइनर का। एक बात बताओ, किसी आप बच्चे को के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, लॉ में ही मना है, लॉ में ही मना है। जैसे किसी की दुकान है, वो बच्चे को अपनी दुकान पे काम पे रख सकते नहीं। अगर किसी बच्चे को दुकान पे काम पे रख ले तो उस पर लेबर लॉ लग जाएगा, उसके ऊपर उसको पुलिस थाने ले जाएगी, केस चल जाएगा उसके ऊपर, समझे? तो वो ऑफर जब दिया होगा इसने उस बच्चे को कि बेटा तू मेरे घर, तू मेरी दुकान में काम करेगा, ये वहीं पे इनवैलिड हो गया, वहीं पे वॉइड हो गया ऑफर। वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग में ही ये अग्रीमेंट स्टार्टिंग में ही वॉइड हो गया, वो कहला जाएंगे आपके वॉइड अग्रीमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा इसमें एक लाइन बोली थी लास्ट में, दस वॉइड एग्रीमेंट नेवर मैच्योर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है, वेरी ऑब्वियस सी बात है, जो चीज एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा?
उस लाइन में क्या बोला था कि वो वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ऑब्वियस सी बात है, जो यही गलत है तो यहाँ पे कहां से सही हो जाएगा। ये एग्रीमेंट ही आपने किसी बच्चे के साथ बना लिया, किसी अनसाउंड माइंड, मतलब मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पागल के साथ कर लिया, जो कि दिमागी रूप से सही नहीं है, उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो वो तो स्टार्टिंग से ही गलत हो गया। जब एग्रीमेंट ही गलत हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो गलत हो ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता। ये बोला इसने इस लाइन में, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये। चलिए अगला, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो आपको ये डेफिनेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, इसको आप अभी रहने दीजिए, अभी आप पढ़ते हैं यहां से। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज वैलिड व्हेन एंटर्ड बट विच सब्सिक्वेंटली बाद में जाके वॉइड हो जाता है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या फिर चेंज ऑफ लॉ। सर क्या बोल दिया इसने, ये बोल रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ये जो पहले जब बनाया था तब तो वो सही था, तब तो वैलिड था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो उसमें हो सकता है कि वो काम हो ही ना पाए, बाद में जाकर वो इनवैलिड हो गया, बाद में जाकर वॉइड बन जाता। कैसे, या तो जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चीज इंपॉसिबल हो गई, ठीक है, या फिर लॉ में कोई चेंज आ गया। एग्जांपल पहले पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूं आपको। पहला एग्जांपल, एक्स ऑफर्स टू मैरी वाई और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया एक्स का ऑफर। वही वाले जो आपका पहले क्लास में हमने एग्जांपल लिया था ना, कि लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, वो बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रॉमिस, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, वाई को, वाई ने कहा कि हाँ ठीक है। बाद में क्या हुआ, वाई बेचारा, वाई डेड, ठीक है, वाई को हम लड़की मान के चल रहे थे ना, मान लो वाई की डेथ हो गई। अब एक बार बताओ, मरने के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा ना। एक्स ने बोला कि 2 महीने बाद हम शादी करेंगे, वाई ने भी हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन 2 महीने बाद, 2 महीने का 1 महीने बाद वाई की डेथ हो गई। अब जब वाई की डेथ हो गई तो क्या एक्स से वाई से शादी कर सकता है, नहीं कर सकता। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया वॉइड, यानी अमान्य। समझ में आ रहा है बच्चों? सर हम कैसे बोलेंगे आपको, आ रहा कि नहीं आ रहा? तभी तो मैं एक चीज को 4 बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। नेक्स्ट एग्जांपल, रुकिए, नेक्स्ट एग्जांपल बाद में देखेंगे। अच्छा एक एग्जांपल लो इसका, मान लो चेंज ऑफ लॉ का एग्जांपल। सर इसमें ये क्यों बोला हुआ है कि कोई लॉ चेंज हो जाए तब वो बाद में वॉइड बन जाएगा कोई कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आपने किसी से बोला कि मैं आपके 4 घर खरीद लूंगा, अगले 4 घर खरीदूंगा अगले 4 महीने में, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखो घर खरीदना कोई गलत बात नहीं है, बेचना भी गलत बात नहीं है, सब कुछ वैलिड है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी इंसान अपने नाम पे 2 से ज्यादा घर नहीं खरीद सकता। मान लीजिए, वैसे ऐसा कुछ होने की अफवाह है, बट मैं अभी आपको एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल ही समझना। मान लीजिए 2 महीने के बाद गवर्नमेंट ने डाल दिया, एक लॉ बना दिया कि भैया कोई भी अपने नाम पे 2 घर खरीद ही नहीं सकता, 2 से ज्यादा घर खरीद नहीं सकता। तो जो पहले घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया था इन दोनों ने घर खरीदने का, एक्स ने खरीदने का, वाई के 4 घर खरीदने का, तो क्या खरीद पाएगा 4? नहीं खरीद पाएगा, 2 ही खरीद पाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, बीच में वॉइड। ठीक है, अगला, इसको अभी रुकते हैं क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल आपके अगले वाले में काम आएगा। वॉइडेबल, ये देखो, ये समझने में थोड़ा सा आपको ट्रिकी महसूस होगा। वॉइडेबल क्या है, वैसे तो इजी है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2I, देखो मैं सेक्शन यहाँ ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि सेक्शन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप कॉन्ट्रैक्ट का, अग्रीमेंट का, प्रॉमिस का जो पहली क्लास में हमने पढ़े थे उनके सेक्शन याद रख लोगे, क्लॉजेस याद रख लोगे तो जरूर, तो हो सकता है थोड़ा फायदा हो। अदरवाइज सेक्शन याद ना हो अगर आपका पेपर में, तो गलती से भी मत लिखना। आपको क्या लिखना है वहां पे, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अग्रीमेंट का मतलब ये होता है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फलाना ढिमका, इसका मतलब ये होता है। आपको ऐसे लाइन स्टार्ट करनी है पेपर में, वो जब हम इसके ऊपर गाइडेंस वीडियो बनाएंगे ना तब उसमें मैं डिस्कस करूंगा। चलिए वापस आ जाइए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ थे एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, वन और मोर पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज या फिर अदर्स। एग्जाम्पल, a contract
कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड voidable एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। सर ये सारे वर्ड तो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, वही तो नहीं आ गए? हाँ दोस्तों वही आ गए। ये देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था कि मैं ये वाली चीज बाद में पढ़ाऊंगा। वो वाले एग्रीमेंट जो में एक पार्टी तो हाँ कर रही है लेकिन दूसरी पार्टी को या तो किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, इमोशनल अत्याचार करके बोल दिया कि भाई हमारा काम कर दे, फ्रॉड करके कर दिया, धमकी देके करवा रहे हो आप, वो वाले एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाए जाएंगे? आपके वॉइडेबल। ठीक है सर, वॉइडेबल वर्ड भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये क्या चीज है? अभी समझेंगे, रुक जाओ। आपके एक एक जो मन में डाउट आ सकते हैं ना वो मैं क्लियर करके चलूंगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एक्स ने धमकी दी टू वाई इफ ही डज नॉट सेल हिज हाउस टू 1 लाख टू एक्स। वाई ने भेज दिया अपना घर एक्स को और रिसीव कर लिया 1 लाख। ठीक है, हेयर वाईज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन। यहाँ पे जो वाई की कंसेंट थी, जो वाई की हामी भरवाई थी, वो तो धमकी देके भरवाई थी कि अगर तूने घर नहीं बेचा मुझे 1 लाख का, वैसे तो हो सकता है 50 लाख का घर हो, 1 लाख का अगर तूने नहीं बेचा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। वाई ने भाई बेच दिया। ठीक है, अब यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल किसके ऑप्शन, किसकी तरफ से है? वाई की तरफ से, क्योंकि उस बेचारे को धमकी मिली है, उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, उसकी खुद की मंजूरी नहीं थी अपना घर बेचना। ठीक है, तो वाई की तरफ से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा वॉइडेबल। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए फिर भी देख लेते हैं। एक्स वाई क्वेश्चन किया इसने, मैं क्या क्या लिख रहा हूं यहां पे? क्या हो गया इसको? ठीक है, एक्स ने वाई को क्या की धमकी दी। क्या धमकी दी जी? कि अपना घर बेच दे 1 लाख में। ठीक है, वो वाई ने बेचारे को बेच भी दिया, मतलब बेचारा तो वाई हुआ ना, सॉरी, वाई ने बेच भी दिया, सेल कर दिया। तो एक बात बताओ दोस्तों, इसमें एक्स की तरफ से ठीक है भाई, उसके लिए तो वैलिड हो गया ना, अभी तो बिक गया घर। आपको थोड़ी पता, लॉ को थोड़ी पता, पुलिस को थोड़ी पता, कोर्ट को थोड़ी पता कि धमकी देके बेचा गया है। अभी तो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वाई की तरफ से क्या होगा? ये वॉइडेबल। इतना समझ में आता है? अब एग्जांपल को आगे पढ़ते हैं। इफ वाई डिसाइड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ही विल हैव टू रिटर्न द 1 लाख। लेकिन अगर वाई इस चीज को बोलता कि जा मैं नहीं बेचूंगा भाई अपना घर 1 लाख है, मैं नहीं बेचूंगा, तो वाई ने अगर 2-3 दिन में, मान लो सालों में नहीं, सिर्फ 2-4 दिन में, अगर मान लो कुछ समय के भीतर ही वाई को एहसास होता है कि नहीं यार मैंने गलत बेच दिया, मैं चाहूं तो पुलिस वालों के पास जा सकता हूं, तो वाई क्या करेगा? अगर पुलिस वाले के पास जाता है और बोलेगा इसने मेरा ऐसा ऐसा धमकी देके इतने रुपए में इसने घर मेरा खरीद लिया, अगर वाई जाता है पुलिस के पास तो उसको जो 1 लाख लिए है ना वो तो कम से कम वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अब समझो, देखो एग्जाम्पल कितना लंबा जा रहा है। If Y decide to avoid the contract, he will have to return 1 lakh which he had received. यहां से तक है, यहां तक पढ़ लिया था हमने। If Y does not exercise his option to repudiate, यानी इसको अपोज करने के लिए, इसके खिलाफ बोलने के लिए, इसको रेपुडिएट का मतलब क्या बोल सकते हो आप? तोड़ने के लिए। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात कर रहा है। within reasonable time and in meantime, अच्छा वाई ने क्या किया? वाई ने ना, अब ये क्या बोल रहा है, यहां तो हमने पढ़ लिया था कि अगर वाई को पुलिस के पास जाना तो उसको 1 लाख रुपए लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? मान लीजिए ये क्या बोलना चाहता है, कौन सा ले एग्जांपल? ये वाई नहीं जाता, ठीक है, वाई अगले
6 महीने में वाई 6 महीने तक नहीं जाता कोर्ट के पास, इसके खिलाफ नहीं जाता, और 6 महीने के बाद एक्स ने जेड को यही प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है। अब 6 महीने के बाद ये वाई यहां पे जाके ये नहीं बोल सकता कि वाई कि जेड, तूने जो प्रॉपर्टी ली है ना वो तूने एक्स से खरीदी थी, और जो एक्स ने ना मुझसे धमकी देके मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी थी वाली, तो एक्स अब नहीं जा सकता कोर्ट के पास। ये एग्जांपल है इसमें, मैं ऐसे करके चल रहा हूं, ठीक है। इतना समझ गए, ये चीज बोल रहा है यहां पे। आगे अगला, इलीगल एग्रीमेंट। एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। वो एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है दोस्त। आपने किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसमें जो मारना है ना, जो ऑब्जेक्ट है, यही इलीगल है। अब देखो, वैलिड इनवैलिड होना अलग बात है, लीगल इलीगल होना अलग बात है सर। जैसे झूठ बोलना क्या वैलिड बात है? नहीं यार, ये तो गलत बात है। यहाँ पे वैलिड इनवैलिड वर्ड आ गया। लेकिन किसी को जान से मार देना, यहाँ पे वैलिड इनवैलिड देखोगे आप, नहीं, ये अनलॉफुल है। अगर जान से किसी को मार दोगे तो हमारे जो एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, वो उस पर चल जाएंगी। ये लॉ में लिखा हुआ है, किसी लॉ में लिखी हुई चीज को आप कर रहे हो, यानी किसी लॉ में अगर किसी चीज को मना किया हुआ है, वो चीज आप कर रहे हो, तो वो बन जाएगा आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? चलिए एग्जांपल देख रहे हैं छोटा सा, वैसे देने की जरूरत नहीं है एग्जांपल। एस अग्रीज टू पे 1 लाख इफ वाई किल्स जेड, वाई किल्स जेड एंड क्लेम्स 1 लाख, वाई कैन नॉट रिकवर फ्रॉम जेड बिकॉज द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इलीगल एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। सिंपल सी बात है, ये वाला एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था कि एक्स ने वाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तू जेड को मार दे, वाई ने जेड को मार दिया और क्लेम कर रहा है कि भाई एक्स मैंने तो मार दिया उसको, अब तो पैसे दे मेरे 1 लाख। एक्स कह रहा है जा नहीं दे रहा तेरे को पैसे। अब इन लोगों के बीच में तो ऐसी कन्वर्सेशन होगी ना, एक्स कह रहा जा नहीं देता तेरे को पैसे, तो जो करना कर ले। तो क्या वाई जाके कोर्ट के सामने बोलेगा कि हाँ मैंने इसका काम कर दिया? तो कोर्ट पूछेगा कौन सा काम कर दिया, किसके कहने पे किसी को मार दिया? तो कोर्ट कहेगा पहले तू इधर आ। ऐसे लोगों को तो ऐसी बात करेगा ना कोर्ट, ऐसा थोड़ी करेगा कि साहब आप आइए यहाँ पे। कभी कभी मैं ऐसी लैंग्वेज यूज करूं ना तो समझ जाना उस एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो एक और पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, फिर मैं इसका पूरा एग्जांपल बना के चलूंगा। इफेक्ट ऑन कोलैटरल एग्रीमेंट इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट, इवन कोलैटरल एग्रीमेंट बिकम वॉइड। सर क्या बोल दिया इसने, ऐसा समझ में नहीं आएगा हमें, आप एग्जांपल देकर समझाइए। ठीक है दोस्तों यार, बिल्कुल। एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको? वाई को किल करने के लिए, और वाई को क्या मिल जाएगा इसके बदले में? 1 लाख रुपए, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे करके चल रहा हूं, ऐसे 1 लाख में मान लीजिए, सिंपल है। अब वाई ने क्या कर दिया? वाई ने मार दिया जेड को, यहां पे मैं किल्ड वर्ड लिख रहा हूं, किल्ड यानी मार दिया जेड को। मारने के बाद अब आया वाई एक्स के पास, सॉरी इसको ऐसे कर लो। अब वाई कह रहा है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दे, लेकिन एक्स क्या कहता है? जा नहीं देता, जा नहीं देता। तो वाई जा पाएगा एक्स कोर्ट के पास? नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? अनइनफोर्सेबल हो गया, यानी वाई इनफोर्स नहीं कर सकता, किसी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज को, ठीक है। अब इसने अगली लाइन क्या बोली? इफेक्ट ऑफ कोलैटरल एग्रीमेंट। अब देखो यहां पे एक्स ने क्या किया ना, एक्स के पास जो 1 लाख रुपए देने के लिए इसने बोला था, मान लीजिए दे देगा 1 लाख रुपए, मान लीजिए दे देगा। अभी ये वाली सिचुएशन अलग होगी, ये सिचुएशन अलग हो जाएगी। ये खुद डब्ल्यू से एक्स ने बोरो किया था, और डब्ल्यू को पता था कि ये किसी को मारने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए ले रहा है। तो इस केस में
अगर एक्स ने वाई से डब्ल्यू से ले भी लिए 1 लाख रुपए और कल को इसको देने से मना कर दिया, तो यहां पे वाई भी जो है ना, सॉरी डब्ल्यू भी एक्स से वापस पैसा नहीं मांग सकता। यानी एक्स से डब्ल्यू भी 1 लाख रुपए लीगली नहीं मांग सकता, समझ गए? तो ये है कोलेटरल का मतलब कि उसे पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो किया है, उस एग्रीमेंट करने के लिए कोई चीज गिरवी पे रखी हो, कोलेटरल किया हो, गिरवी पे रखी हो, उधार पे लिया हो, या उससे रिलेटेड कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। चलिए आगे। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्चुअली वैलिड बट कैन नॉट बी इन्फोर्स बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट such as not in writing, understand. Such contract can enforce if the technical defect involved is removed. सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट सब बढ़िया बना हुआ, एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वो जो हमने पहली क्लास में एग्जांपल लिया था घर बनाने वाला, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, दोनों ने बातचीत कर ली, एक पेज पे एग्रीमेंट भी बना लिया, ठीक है, अब आपस में ये बना लिया एग्रीमेंट, खुद ही दोनों ने साइन कर दिया। लेकिन भैया कोर्ट से साइन ही नहीं कराया, वो एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे नहीं निकलवाया, वो एग्रीमेंट क्या बोलते हैं नोटराइज भी नहीं कराया, यानी वो कागज कोर्ट से बनवाया नहीं। तो कोर्ट से कागज बनवाना तो जरूरी है। सिमिलर एग्जांपल लेते हैं दूसरा, तो ज्यादा समझ में आएगा। घर बनाने वाला एग्जांपल भी लिया था हमने पहली क्लास में। आपने घर खरीदा, दोनों ने बातचीत कर ली कि हाँ भैया इतने में लेता हूँ मैं, आपने कहा कि हाँ भाई इतने में ले जा, कोई बात नहीं, इतने दिन के बाद आके इतने पैसे दीजिए, खाली कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे रहने लग जाइयो। ठीक है, बातचीत हो गई दोनों की। लेकिन जब घर खरीदते हो तो भैया एग्रीमेंट कहा दोनों के बीच में, कोर्ट के कागज कहाँ बनवाए आपने? अगर नहीं बनवाए तो क्या आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो, यानी कोर्ट में जाके बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, कोर्ट में कोई मानेगा थोड़ी ना। सिंपल सा पॉइंट है, तो ये ज्यादा हम घुस के नहीं चलेंगे। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एन ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन इज अनइनफोर्सेबल बिकॉज लॉ रिक्वायर दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। If the oral agreement for arbitration is reduced to writing, it will become enforceable. सर क्या बोल दिया, ये कौन सा एग्जांपल है? अभी जो मैंने एग्जांपल जानबूझ के ले लिया, आपने दोनों ने बातचीत कर ली कि एक बंदा घर खरीदेगा, दूसरा बंदा उसके बदले पैसा देगा, सिर्फ बातों में। ओरल मतलब बातों बातों में, ठीक है, लिख दो उसका ऐसे, बातों बातों में डिस्कस हुआ है, बातों बातों में, याद रहेगा आपको। देखो कुछ बच्चों की अंग्रेजी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, कईयों को लग रहा होगा सर ये क्या बच्चों की तरह आप लिख देते हो, तो बहुत बच्चों के लिए छोटे छोटे वर्ड मायने रखते हैं, तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है। तो जिन बच्चों को अच्छी आती है, जो अंग्रेजी में अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन जो वहां पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उनको ये छोटे छोटे चीजें ना बहुत काम आती हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला इसने, ऐसे एग्रीमेंट जो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, यहाँ पे आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, कोर्ट में जाना, केस हो जाए, जिसके ऊपर केस हो गया। ऐसे एग्रीमेंट जो केस वगैरह हो गया, जिन पे केस लिख देता हूं, ऐसे कैसे लिखूं, कोर्ट केस, कोर्ट केस आर्बिट्रेशन में जा रहा है, यानी किसी कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहा है। सुनवाई वर्ड ज्यादा सही रहेगा, कोर्ट केस, सुनवाई लिख दूं यहाँ पे, सुनवाई। उस केस में अगर आप किसी घर खरीदने वाले में, अगर मान लो कल को उसने आपको पैसे नहीं दिए, वो आपके घर में आकर रहने लग गया, तो आप क्या करोगे? आप सुनवाई के लिए जब जाओगे तो क्या वो माना जाएगा कि आपने ऐसा कुछ किया है? कोर्ट आपकी बात ही नहीं सुनेगी, कहेगी कि एग्रीमेंट कहाँ है, ये बताओ ना भाई, इसने पैसा दिए नहीं दिए बात क्या होता है, एग्रीमेंट कहाँ है? एग्रीमेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ केसेस में जहां पे रिटन लिखित में एग्रीमेंट जरूरी होता है और आपने वो चीज नहीं की, तो वो चीज आपकी इनफोर्सेबल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बाद में, लेकिन अगर आपने बाद में आर्बिट्रेशन वालों ने बोल दिया, यानी कोर्ट वालों ने बोल दिया, सुनवाई जो कर रहे हैं उस पैनल ने बोल दिया कि पहले इसके ना राइटिंग में करके लाओ, किसी भी बात को जिस वजह से कोर्ट में केस गया है, बोला कि पहले इसको लिखित में लेके आओ। अब लिखित में लेके जाते हो, उसके अगर लिखित में कॉन्टैक्ट हो जाता है, उसके बाद कोई दोनों की गलती होती है, या कोई बंदा पैसे नहीं देता, या सामने वाला बंदा घर खाली नहीं करता, तब वो वैलिड माना जाएगा या फिर इनफोर्सेबल माना जाएगा। ये इस एग्जाम्पल का मतलब है। सिंपल सी भाषा में सिर्फ ओरल, सिर्फ बातों में कहे गए कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अगर
कहीं पे केस वेस चल रहा है तो, इन्फोर्स करना है तो, ठीक है।